So hello guys, welcome back to my channel HK Official. And yes, after a long time we are starting with our syllabus of semester 4. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर से. क्लियर. तो यूनिट 3 से हम स्टार्ट करेंगे. एंड यस, लाइकवाइज आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आपका मुझे बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स अगर दिखा तो डेफिनेटली रोज के रोज आपको जो है ना वीडियोस मिलती रहेंगी. लेकिन यस, फॉर दैट यू आई नीड योर रिस्पॉन्सेज. ठीक है. अब आई नो माइक्रो प्रोसेसर बहुत बच्चों को हार्ड जा रहा है. दैट इज द रीजन मैं माइक्रो प्रोसेसर से इस बार स्टार्ट कर रही हूँ. आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग डीएसए, बट ठीक है, कोई बात नहीं, विल डू इट लेटर. अभी हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर से. ठीक है, हमारा यूनिट 3 है मेमोरी मैनेजमेंट. अब मैंने आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 बहुत क्लियरली समझा दिए हैं. उनमें हमने बेसिक चीजें सीखी, आर्किटेक्चर सीखा, हमने फ्लैग रजिस्टर सीखा, ये सारी जो है इंपॉर्टेंट चीजें थी. और बहुत चीजें हमने उसके अंदर सीखी. ठीक है, अगर वो याद नहीं है कोई बात नहीं, ये वाला यूनिट जो है आप एकदम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो. माइक्रो प्रोसेसर हार्ड लग रहा है तो बहुत इजीली आपको ये जो है ना यूनिट समझ में आ जाएगा. मैं बहुत धीरे धीरे एक एक स्लाइड आपको एक्सप्लेन करूंगी. एंड बिलीव मी, अगर आपने ध्यान लगाकर सुना इज द थिंग विच आई एम रिमार्किंग यू. क्योंकि अगर आप ऐसे ही सुनते रहोगे वीडियोस तो समझ में नहीं आएगा. जो स्लाइड में समझा रही हूँ प्लीज अपना माइंड काम रख के उसको समझना गाइज. माइक्रो प्रोसेसर ऐसा सब्जेक्ट है कि एक स्लाइड पीछे की आपको समझ में नहीं आई तो आगे की स्लाइड आपको समझ में नहीं आएगी. सिमिलर पैटर्न में अगर ये यूनिट समझ में नहीं आया तो आगे का यूनिट आपको कोई नहीं समझा सकता. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, यूनिट 3 अगर आपका पक्का हो जाता है तो यूनिट 4 आपका बहुत ईजी जाएगा. यूनिट 5 यूनिट 6 आपके एकदम सिंपल चले जाएंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूनिट 3 एकदम अच्छे से समझना है. और एक दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि आपको ध्यान देके सुनना है. ठीक है, आप ऐसे रैंडम सुनोगे नहीं समझ में आएगा. क्लियर? तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट यूनिट 3 ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. आपका यूनिट 3 है मेमोरी मैनेजमेंट. टॉपिक्स देखने में बहुत छोटे हैं लेकिन इनको समझने में हमें अराउंड 71 पेजेस की ये स्लाइड है. ठीक है, लेकिन हम इसको धीरे धीरे करके समझेंगे एंड बहुत स्मूथली पूरा यूनिट कवर हो जाएगा, बिलीव मी. यहाँ पे आपके पास देखो, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल, जीडीटीआर, एलडीटीआर, आईडीटीआर, फॉर्मेट्स, देन सेगमेंट ट्रांसलेशन, पेज ट्रांसलेशन, कंबाइनिंग सेगमेंट एंड पेज ट्रांसलेशन. ये चीजें हैं जो आपकी मेन इस यूनिट के अंदर आपको पढ़नी है. लेकिन डायरेक्टली हम इन्हें पढ़ने वाले हैं क्या? नहीं, उनको समझने के लिए हमें कुछ ईजी चीजों को पहले समझना पड़ेगा एंड देन हमारे लिए ना ये वाले टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे. ठीक है, नाउ जो कंटेंट हमें पढ़ना है वो है मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ 80386. मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या, आपको 80386 के जब मैं फीचर समझा रही थी यूनिट 1 की फर्स्ट पेज के ऊपर, तब मैंने आपको फीचर्स में समझाया था 3 मोड्स होते हैं, रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड, वर्चुअल मोड. बस उनके बारे में थोड़ा सा हमें समझना है. उसके बाद हम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पढ़ेंगे जिसमें हमारा ये जो है ना 2 मेन पार्ट हैं आपके यूनिट के. ठीक है, आपका जो यूनिट 3 है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहले पार्ट में हम सेगमेंटेशन पढ़ेंगे देन आप पेजिंग पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये 2 मेन चीजें हैं जो आपको इस यूनिट के अंदर पढ़नी है. क्लियर मेरी बात? नाउ मोड्स के बारे में मैंने आपको बताया क्या होते हैं. रियल मोड होता है, देन आपका होता है प्रोटेक्टेड मोड एंड देन आपका होता है वर्चुअल मोड. ठीक है, सो बस ये चीजों को जो है हमें पढ़ना है. क्लियर? नाउ रियल मोड को अगर समझे, एक एक करके हम समझते हैं रियल मोड क्या होता है. ठीक है, अब मैं आपसे यही बोलूंगी, प्लीज ध्यान देके सुनना. ठीक है, ध्यान देके सुनोगे एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर. एंड बिलीव मी, सारे नोट्स प्रेजेंट हैं, मतलब सारे नोट्स रेडी हैं, अपलोड करना बाकी है, बस रेडी है. आपके मास्टर सोल्यूशंस वगैरह सब 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 कुछ रेडी है, मैंने लिख के सब कुछ रख लिया है. बस अब आपके हाथ में देना बाकी है. अब हाथ में कब दूंगी मैं? जब ये वीडियोस अपलोड हो जाएंगी. एंड अगर वीडियोस अपलोड नहीं भी हो पा रही होंगी तो इस वीक आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे. दोज हु ऑल आर इन द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल. ठीक है, इफ यू हैवंट जॉइंड येट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर द गूगल फॉर्म, यू कैन फिल इट एंड जॉइन इट एज अर्ली एज पॉसिबल. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट, दैट इज एंड द फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू सी, इट इज द मोड्स ऑफ ऑपरेशन एंड द फर्स्ट वन इज योर रियल मोड. ठीक है, तो देखो फर्स्ट है आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, ये है डिफॉल्ट मोड. ठीक है, डिफॉल्ट मोड व्हेन आफ्टर प्रोसेसर रीसेट. इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो, आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है.
ठीक है, आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, तो आप जब अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो उस वक्त आपका जो कंप्यूटर होता है वो डिफॉल्ट मोड में चला जाता है। डिफॉल्ट मोड यानी कि स्टार्टअप मोड में चला जाता है, और वही स्टार्टअप मोड को हम क्या बोलते हैं, रियल मोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मोड है, ये कब स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स, तब आपका जो कंप्यूटर है वो रियल मोड में चला जाता है। ठीक है, इट बिहेव्स लाइक एन 8086 प्रोसेसर। ठीक है, अब ये जो है आप 80386 प्रोसेसर के अंदर ही काम कर रहे हो। ठीक है, याद रखो हम अपने माइक्रो प्रोसेसर सिलेबस में किसको पढ़ रहे हैं, कौन से माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग 80386 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब 80386 माइक्रो प्रोसेसर हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अगर हम बात अभी कर रहे हैं तो कंप्यूटर तो हमारा 80386 है, लेकिन इस मोड के अंदर जो ये रियल मोड है, इसमें जो हमारा 80386 माइक्रो प्रोसेसर है वो कैसे बिहेव करता है, वो बिहेव करता है लाइक एन ओल्डर 8086 प्रोसेसर। समझ में आ गई मेरी बात, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। नाउ मेमोरी एक्सेस इज लिमिटेड टू 1 MB। बस इतना याद रखो कि ये जो है कितनी मेमोरी यूज करता है आपकी, ये सिर्फ 1 MB ऑफ मेमोरी को यूज करता है, 0000H से लेके FFFFH तक। ठीक है, इस ये भी अगर याद नहीं रखना है तो सिंपल इतना याद रख लो कि आपका जो रियल मोड है वो कितनी मेमोरी को एक्सेस करता है, 1 MB मेमोरी को एक्सेस करता है। ये 1 MB बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद डिवाइड्स मेमोरी इंटू 64K सेगमेंट्स। ठीक है, अब ये सेगमेंट्स क्या होते हैं, 64K क्या है, देखो आपकी जो 1 MB मेमोरी है, ठीक है, ये याद रखो रियल मोड 1 MB का है, तो रियल मोड जब 1 MB मेमोरी को यूज कर रहा है तो ये क्या कर लेगा, अपनी 1 MB मेमोरी को डिवाइड कर लेगा 464 KB पार्ट्स में। 464 KB पार्ट्स यानी कि एक पार्ट 64 KB का, एक पार्ट 64 KB का, एक पार्ट 64 KB का और एक पार्ट 64 KB का। मेरे बोलने का मतलब क्या है कि 4 64 KB के पार्ट्स आपके जो है बन जाते हैं, और वो ही पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक कि आपको लर्न हो जा रही होंगी चीजें, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी कि आपको चीजें दिमाग में बैठ जाए, आपको बिल्कुल लर्न नहीं करनी पड़े चीजें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, चलो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने बोला कि जो रियल मोड है वो डिफॉल्ट मोड है जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ठीक है, देन हमने बोला कि इस मोड के अंदर हमारा 80386 कैसे बिहेव करता है, लाइक एन ओल्डर 8086 प्रोसेसर। उसके बाद हमने क्या बोला, इट कैन ओनली यूज 1 MB ऑफ मेमोरी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला, ये जो 1 MB ऑफ मेमोरी है इसको ये क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है 4 पार्ट्स के अंदर, एंड वो एक एक पार्ट कितने का है, 64 KB का है, और उन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। नाउ अब ये तो हो गई इसकी, ये जो 4 पॉइंट्स है ना, इसमें तो हमने समझ लिया रियल मोड क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो है ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं। क्या है, नो सपोर्ट फॉर मल्टीटास्किंग, प्रिविलेज लेवल्स, वर्चुअल मेमोरी और पेजिंग। अब ये आपको एकदम सिंपल अभी समझ में आ गया होगा अगर आपने फीचर समझे होंगे 80386 के। हमारे 80386 के फीचर्स क्या थे, हमने मल्टीटास्किंग है उसके अंदर, हमारे पास उसमें प्रिविलेज लेवल्स है, हमारे पास उसमें वर्चुअल मेमोरी है, और उसमें हम पेजिंग कर सकते हैं। तो ये हम तब कर सकते हैं जब 80386 के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये ही सेकंड पॉइंट में हमने समझ लिया कि रियल मोड के अंदर हमारा 80386 भी कैसे बिहेव करता है, 8086 के प्रोसेसर की तरह बिहेव करता है। तो जब 8086 प्रोसेसर के पास ना मल्टीटास्किंग प्रॉपर्टी है, ना प्रिविलेज लेवल की प्रॉपर्टी है, ना वर्चुअल मेमोरी है, ना पेजिंग है, तो हमें ये कोई भी चीजें इस पर्टिकुलर मोड के अंदर नहीं देखने मिलेंगी। Why? Because it is behaving like an 8086 प्रोसेसर। ठीक है, अब आपको बताओ मल्टीटास्किंग क्या होता है, हमें सबको पता है कि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स एक एट अ सेम टाइम रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 80386 की स्पेशल फंक्शनैलिटी है, आपके कंप्यूटर के अंदर स्पेशल फंक्शनैलिटी। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप चाहो तो अभी जाके अपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। अगर आप चाहो तो अभी आप क्रोम पे कुछ सर्च कर सकते हो, अभी आप चाहो कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप चैट जीपीटी कर सकते हो। इसका मतलब एट अ सेम टाइम आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। इसका मतलब आपका कंप्यूटर क्या वर्क, किस पे वर्क कर रहा है, 80386 पे वर्क कर रहा है। लेकिन जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है तब आप बिल्कुल भी मल्टीटास्किंग उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक एन 8086 प्रोसेसर।
ठीक है, ये तो बात हो गई मल्टीटास्किंग की। इसमें प्रिविलेज लेवल्स भी नहीं होते, हमने प्रिविलेज लेवल्स पढ़े हुए हैं, राइट, मैंने आपको समझाया हुआ है। PL0 से लेके PL3 तक आपके प्रिविलेज लेवल्स होते हैं। इसका मतलब हमें पता होता है कि कौन से प्रोग्राम को कौन एक्सेस कर रहा है, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर प्रिविलेज लेवल नहीं है, इसका मतलब कि सारे प्रोग्राम्स पे पूरा का पूरा कंट्रोल है, ठीक है। नाउ वर्चुअल मेमोरी नहीं है, वर्चुअल मेमोरी नहीं है, पेजिंग नहीं है, इसका मतलब आप अपनी मेमोरी को जो 1 MB है उसको बढ़ा नहीं सकते, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। आई होप इट इज वेरी क्लियर। नो वर्चुअल मेमोरी और पेजिंग का मतलब यू कैन नॉट एक्सटेंड योर मेमोरी बियॉन्ड 1 MB। ठीक है, एकदम सिंपल समझ में आ गया। अब इसको एज एन ऐसे कैसे समझ सकते हो आप रियल मोड को? रियल मोड को आप एज सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि ये क्या है, एक आपका सिंपल कैलकुलेटर है। ये बस उतना एक ही टास्क करेगा एट अ टाइम जो आप उसको दोगे, एंड उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। कैलकुलेटर के अंदर 1+2=3, ये ही ऑपरेशन आप एट अ टाइम कर सकते हो। अब आपको 2+3=4 करना होगा तो 2+3 आपको पहले पूरा कट करना पड़ेगा जो पहले ऑपरेशन आपने किया, एंड देन आपको जो है नेक्स्ट वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्लियर? इसका मतलब ओनली वन टास्क एट अ टाइम आप हैंडल कर सकते हो इन योर रियल मोड। क्लियर? दिस इज यूज्ड फॉर रनिंग ओल्डर DOS बेस्ड प्रोग्राम्स ऑब्वियसली बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक 8086 प्रोसेसर। तो ये क्या करेगा, जो भी काम 8086 में हो सकता था ओल्डर वाला, वो सारे काम और वो सारे प्रोग्राम्स आप इस मोड के ऊपर रन कर सकते हो। क्लियर? तो लर्न हो गया रियल मोड। तो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। मैंने 10 मिनट दे दिए इसके ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो एंड तक हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? नाउ लेट्स गो ऑन टू प्रोटेक्टेड मोड। प्रोटेक्टेड मोड क्या होता है? एडवांस्ड मोड है अब ये, ठीक है। अब बहुत सिंपल, इसको भी समझो, ध्यान दो प्लीज। आई विल बी रिमेम्बरिंग यू दिस एवरी इन 5-10 मिनट्स की प्लीज ध्यान देना, क्योंकि ध्यान दोगे तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, लंबा जा रहा है यूनिट, जाने दो, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो आगे के यूनिट्स आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नाउ प्रोटेक्टेड मोड। In this mode, it can access 4 GB memory with 6 segments of variable size, and 1 byte to 4 GB, supports multitasking, privilege levels, virtual memory, paging. अब ध्यान से सुनो, हमने रियल मोड के अंदर तो देख लिया, उसकी मेमोरी कितनी थी? 1 MB मेमोरी थी, उसमें मल्टीटास्किंग, प्रिविलेज लेवल, वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, नाउ ये जो प्रोटेक्टेड मोड है, अब ये एडवांस्ड मोड है। इस मोड के अंदर क्या होता है, आपका प्रोसेसर मोर पावरफुल बन जाता है, और इसकी अब मेमोरी कितनी हो गई है, कितनी मेमोरी को ये एक्सेस कर सकता है? ये 4 GB ऑफ मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 4 GB ऑफ मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ, रियल मोड में हमने जो 1 MB ऑफ मेमोरी थी उसको कैसे डिवाइड किया था? हमने 64 KB के 4 पार्ट्स कर दिए थे और 1 MB आपका जो है मेमोरी यूज हो रहा था। अब यहाँ पे ये 4 GB है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड 64 KB सेगमेंट्स, जैसे कि हम रियल मोड में कर रहे थे, अब यहाँ पर आपके पास 6 सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग साइज के। समझ में आ गई मेरी बात? देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो। इन दिस मोड इट कैन एक्सेस ऑल 4 GB मेमोरी विथ 6 सेगमेंट्स ऑफ वेरिएबल साइज, 1 बाइट टू 4 GB। इसका मतलब देखो, ध्यान दो ध्यान दो, 1 MB ऑफ मेमोरी थी तो आपने क्या किया, डिवाइड किया उसको 4 टाइप्स ऑफ 64 के सेगमेंट्स में। 64 KB के आपके पास 4 सेगमेंट्स आ गए। इसका मतलब इसमें साइज जो है वो फिक्स्ड है कि आपके पास 64 KB एक पार्ट, 64 KB एक पार्ट, ऐसे 4 पार्ट होंगे एंड 1 MB मेमोरी यूज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप जो है सेगमेंट का साइज वेरिएबल रख सकते हो, डिफरेंट रख सकते हो, लेकिन 1 बाइट से लेके 4 GB के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड 64 KB वाला कोई इसके अंदर सीन नहीं है। आपके पास 6 सेगमेंट्स होती हैं, बस इतना याद रखो, और अब उन 6 सेगमेंट्स को आप जो है अलग अलग साइजेस से डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? और वो साइजेस किसके बीच में रहेंगे? 1 बाइट टू 4 GB। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, और यस इट सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग प्रिविलेज लेवल। अब इसके अंदर जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो 80386 को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब वो 8086 की तरह बिहेव नहीं कर रहा, अब वो अपने आप को समझ चुका है कि मैं कौन हूं, मैं 80386 प्रोसेसर हूं। तो जब मैं 80386 प्रोसेसर हूं तो मैं क्या सपोर्ट करूंगा? मैं मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करूंगा, मैं प्रिविलेज लेवल को सपोर्ट करूंगा, मैं वर्चुअल मेमोरी को सपोर्ट करूंगा, मैं पेजिंग को सपोर्ट करूंगा। ठीक है, मल्टीटास्किंग का मतलब पता है,
प्रिविलेज लेवल का मतलब पता है, वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे क्या बोल सकते हो आपकी, आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो एज एन एक्स्ट्रा मेमोरी व्हेन रैम इज फुल। क्लियर, अगर रैम फुल हो जाएगा तो आप क्या करोगे, हार्ड डिस्क को यूज करोगे। हार्ड डिस्क को क्यों यूज करोगे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ गई है, ठीक है। और रियल मोड में क्या था, रियल मोड के अंदर ऐसा था कि आप जो है रियल मोड के अंदर आप एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट ही नहीं करता ना वर्चुअल मेमोरी को। क्लियर, ओके। पेजिंग का मतलब यहाँ पे आप डिवाइड नहीं कर सकते अपने मेमोरी को स्मॉल स्मॉल फिक्स्ड साइज पार्ट्स के अंदर, ठीक है। आप उसमें मतलब अगर आप रियल मोड के अंदर हो, लेकिन अगर आप प्रोटेक्टेड मोड के अंदर हो तो आप पेजिंग फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब आप डिवाइड कर पाओगे अपनी मेमोरी को इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। सो ये सारे एडवांटेजेस हो गए जो कि आपके प्रोटेक्टेड मोड में आ जाते हैं। अब इसमें क्यों आते हैं इतने सारे एडवांटेजेस, ऑब्वियसली क्योंकि ये 80386 को फॉलो करता है, ठीक है। लाइक आपका रियल मोड क्या कर रहा था, आपके 8086 को फॉलो कर रहा था। समझ में आ गई मेरी बात। सो ये होता है आपके प्रोटेक्टेड मोड के अंदर। नाउ यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखो पीई बिट, पीई का मतलब होता है प्रोटेक्शन अनेबल बिट, ठीक है, याद रखो प्रोटेक्शन अनेबल बिट। ये आपके होती है CR0 रजिस्टर के अंदर। अब मैंने आपको ये CR रजिस्टर पढ़ाया हुआ है ना, कंट्रोल रजिस्टर हमने पढ़ा हुआ है ना यूनिट 2 के अंदर, याद करो। तो जो आपका CR उसके अंदर क्या था, CR0, CR1, CR2, ये CR3, ये सारे उसके अंदर पार्ट्स थे डायग्राम के अंदर। हमें क्वेश्चन भी आया हुआ है इन सेमेस्टर के अंदर, क्लियर है। तो ये जो CR0 रजिस्टर था ना, उसके अंदर आपके पास क्या होती है, पीई बिट होती है, यानी कि प्रोटेक्शन अनेबल बिट होती है। ये डिसाइड करती है कि आपका प्रोसेसर कौन से मोड के अंदर है। कौन से मोड का मतलब, रियल मोड में है, प्रोटेक्टेड मोड में है, ये ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है, आपका प्रोटेक्शन अनेबल बिट डिसाइड करती है, ठीक है। अगर आपकी प्रोटेक्शन अनेबल बिट जो है वो 0 है, इसका मतलब आपका प्रोसेसर रियल मोड के अंदर है। अगर आपका प्रोटेक्शन अनेबल बिट 1 है, इसका मतलब आपका प्रोसेसर प्रोटेक्टेड मोड के अंदर है। समझ में आ गई मेरी बात, बहुत ज्यादा सिंपल है ये, है ना। तो आपको याद हो गई होंगी ये 2 स्लाइड्स, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। Now let us move on to the virtual 86 mode. Virtual 86 mode क्या है, ये आपको यूज किया जाता है फॉर रनिंग ओल्ड प्रोग्राम्स। ओल्ड प्रोग्राम्स मतलब कि जो प्रोग्राम्स आप 80386 के अंदर रन नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप जो है वो 8086 के अंदर जो पुराने प्रोसेसर्स हैं उनमें आप रन करते थे। लेकिन अगर आपका 80386 माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें आपको वो प्रोग्राम रन करना है जो ओल्डर प्रोग्राम है, तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे वर्चुअल मोड का, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। ये एक स्पेशल मोड होता है जो कि आपके प्रोटेक्टेड मोड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये वर्चुअल मोड कोई अलग मोड नहीं है, रियल मोड अलग है, प्रोटेक्टेड मोड के अंदर ही आपका क्या होता है, रियल मोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज अ न्यू मोड अवेलेबल इन 80386 एंड लेटर प्रोसेसर्स फ्रॉम इंटेल, यानी कि 80386 के आगे ही आपका वर्चुअल मोड आया है, इससे पहले वर्चुअल मोड नहीं था। इसीलिए हम जब 8086 की बात करते हैं वर्चुअल मोड की बात नहीं करते, क्योंकि वो उसको सपोर्ट ही नहीं करता। दिस इज अ सब मोड अंडर द प्रोटेक्टेड मोड। जैसे मैंने आपको बताया ये क्या होता है, ये आपके प्रोटेक्टेड मोड के अंदर ही एक सब मोड होता है, स्पेशल मोड होता है। इन दिस मोड इट प्रोवाइड्स वर्चुअल 1 MB डॉस एनवायरनमेंट फॉर डॉस प्रोग्राम्स। अब देखो, आपको मैंने क्या बताया, देखो रियल मोड के अंदर यहाँ पे देखो आपका रियल मोड 8086 की तरह बिहेव करता है, तो इसके अंदर आप रन कर सकते हो डॉस बेस्ड प्रोग्राम्स, है ना, जो कि ओल्डर प्रोग्राम्स है। लेकिन प्रोटेक्टेड मोड के अंदर आप जो है रन नहीं कर सकते, क्योंकि आप 80386 एनवायरनमेंट के अंदर हो, है ना। 80386 सपोर्ट ही नहीं करता, है ना, डॉस प्रोग्राम्स को, वो तो 8086 सपोर्ट करता है। तो जब आपका ओल्डर प्रोसेसर उसको सपोर्ट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप जो है वर्चुअल मोड का यूज करते हो एंड इसके अंदर आप जाके 8086 एनवायरनमेंट के अंदर जाके आप कर सकते हो। अब देखो सिंपल याद रखो, जो वर्चुअल मोड है इसका भी मेमोरी कितना है, इसका भी मेमोरी 1 MB है। रियल मोड का 1 MB था, आपके प्रोटेक्टेड मोड का कितना था, 4 GB था। और आपका जो वर्चुअल मोड है इसके पास भी 1 MB ऑफ क्या है, मेमोरी है, ठीक है। ये क्या करता है, जब इसके पास वर्चुअल मेमोरी है 1 MB की, तो ये क्या करता है, क्रिएट करता है 1 MB का एनवायरनमेंट, ठीक है। अब उस 1 MB के एनवायरनमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, ओल्ड प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। और आपका जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, वो ये सोच लेता है कि आप क्या हो, आप 8086 प्रोसेसर के अंदर इस प्रोग्राम को रन कर रहे हो। वो भूल जाता है कि आप क्या हो, 80386 के अंदर हो, इसीलिए इसको बोला जाता है वर्चुअल, ठीक है। तो ये है वर्चुअल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आप अगर
किसी चीज को रन करते हो तो आपका प्रोसेसर 80386 की तरह वर्क नहीं करेगा, आपका प्रोसेसर 8086 की तरह वर्क करेगा, ओल्डर प्रोसेसर्स की तरह वर्क करेगा। एंड जैसे कि वो उनकी तरह वर्क करेगा, उनमें जो प्रोग्राम्स रन हो सकते थे डॉस प्रोग्राम्स, वो आपके वर्चुअल मोड में रन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए यूजफुल है। इसका मतलब आप नए प्रोसेसर्स के अंदर भी क्या कर सकते हो, ओल्ड सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है वर्चुअल मोड। समझ में आ गया? देखो एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपके पास लेट से विंडोज 11 है या विंडोज 10 है, ठीक है, तो आपके पास अगर विंडोज का एक्सपी मोड आ जाए, आपको पता होगा अगर ओल्डर प्रोसेसर्स आपने यूज करे हुए होंगे तो विंडोज का एक्सपी मोड बहुत पुराना है जो कि आपके विंडोज 10 11 पे नहीं चल सकता। तो वो आपका कब चलेगा, जब आप वो ओल्ड प्रोग्राम्स को जो है रन कर सकते हो। ठीक है, तो वो कब होगा, जब आप वर्चुअल मोड को रन करोगे। ठीक है, वर्चुअल मोड के अंदर। ठीक है, तो वर्चुअल मोड का काम क्या है ये आपको समझ में आ गया कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, ओल्ड प्रोग्राम्स को अपने न्यू प्रोसेसर के अंदर रन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब समराइज कर लेते हैं। हमने ये 3 चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। होगा तो आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आ सकता है आपके रियल मोड पे, प्रोटेक्टेड मोड पे और ये वर्चुअल मोड पे। आपको मोड ऑफ ऑपरेशन एक्सप्लेन करने बोलेंगे, तो यही पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं, यही पॉइंट्स हैं आपको इलेबोरेट करने हैं। मैंने 15 मिनट के अंदर आपको ये 15-20 मिनट हो गए, आपको मैंने ये पढ़ा दिया, तो आपको क्या करना है, सिर्फ बस जितना मैंने आपको पढ़ाया ये आपने ध्यान से सुना होगा, तो ये बहुत सिंपल लगा होगा। रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड और आपका वर्चुअल मोड। ठीक है, एक बार समराइज कर लेते हैं। रियल मोड की मेमोरी याद रखना है आपको, 1 MB होती है। इसके अंदर मल्टीटास्किंग, सिक्योरिटी और वर्चुअल मेमोरी पेजिंग वगैरह आप सपोर्ट नहीं करते हो। प्रोटेक्टेड मोड की मेमोरी 4 GB होती है, मल्टीटास्किंग, सिक्योरिटी, वर्चुअल मेमोरी और आपका पेजिंग इसके अंदर सपोर्ट करता है। ठीक है, आप ये पीई बिट को याद रख सकते हो। बहुत सारी बिट्स आपको पढ़नी है, एक एक बिट को अभी से क्लियर रखोगे तो चीजें आगे बहुत सिंपल लगेंगी। ठीक है, तो ये पीई बिट क्या है, आपकी प्रोटेक्शन अनेबल बिट है। ये अगर 0 होती है तो आप रियल मोड में हो, अगर 1 होती है तो आप प्रोटेक्टेड मोड में हो। अब वर्चुअल मोड का क्या होती है मेमोरी, 1 MB मेमोरी होती है जो कि वर्चुअल मेमोरी होती है। ठीक है, और ये क्यों यूज किया जाता है, टू रन ओल्ड डॉस प्रोग्राम्स इनसाइड योर प्रोटेक्टेड मोड। ठीक है, सो ये था आपका पूरा का पूरा। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू कंपोनेंट्स ऑफ एमएमयू। ठीक है, अगर अभी तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज अपने माइंड को कह दो कि मैं ऐसे ही पूरे का पूरा माइक्रो प्रोसेसर समझ लूंगी या समझ लूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे ही समझ में आएगा अगर आप ध्यान देके सुनोगे तो। ठीक है, तो प्लीज प्लीज पे अटेंशन। कंपोनेंट्स ऑफ एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। आपके पास 2 चीजें एंड यही 2 पार्ट्स में आपका पूरा यूनिट 3 डिवाइडेड है, सेगमेंटेशन यूनिट एंड पेजिंग यूनिट। ठीक है, सेगमेंटेशन यूनिट है। सेगमेंटेशन यूनिट किसके साथ डील करता है, ये डील करता है सेगमेंट्स ऑफ प्रोग्राम। सेगमेंट्स क्या होते हैं, अब सेगमेंट्स कुछ नहीं होते, आपके पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स ही होते हैं। अब सेगमेंट्स कौन से टाइप के होते हैं, 3 टाइप के आपके सेगमेंट होते हैं। ठीक है, सेगमेंट को आप ऐसे बोल दो, पार्ट्स बोल दो या सेक्शन बोल दो। आपका जो प्रोग्राम है, आपके पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको आपने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब आपने उसको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आपके पास 3 टाइप्स के सेगमेंट्स होते हैं, कोड सेगमेंट होता है, आपके पास डेटा सेगमेंट होता है, स्टैक सेगमेंट होता है, ये याद रखो। ठीक है, सेगमेंट के लिए अभी के लिए इतनी नॉलेज आपके लिए इनफ है। तो सेगमेंटेशन यूनिट में आप किससे डील करते हो, सेगमेंट से डील करते हो अपने प्रोग्राम में। क्लियर? सेगमेंट ट्रांसलेशन इज अ मैकेनिज्म टू कन्वर्ट लॉजिकल एड्रेस टू लीनियर एड्रेस। बस यही करना है हमें पूरे यूनिट के अंदर। सेगमेंटेशन यूनिट क्या करेगा आपका, ये आपका मतलब आपकी जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसको लीनियर एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करेगा। याद रखो, बहुत सिंपल आपको समझ में आएंगी चीजें। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस वो होता है जो आपके प्रोग्राम्स यूज करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स यूज करते हैं। और लीनियर एड्रेस क्या होता है, जो कि आपका प्रोसेसर समझ सकता है। ठीक है, प्रोसेसर को समझने के लिए आप लॉजिकल एड्रेस दे दोगे तो वो नहीं समझ पाएगा, उसको समझने के लिए आपको लीनियर एड्रेस ही देना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, लॉजिकल एड्रेस को पहले लीनियर एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करते हो, यानी कि जो एड्रेस प्रोग्राम समझता है उसको आपको कन्वर्ट करना है उस लैंग्वेज में या फिर उस एड्रेस में जो आपका प्रोसेसर समझ सकता है। ठीक है, अभी तक आपने सुना होगा लॉजिकल एड्रेस टू फिर लीनियर एड्रेस, लीनियर एड्रेस से फिर आप फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हो। लेकिन इन एड्रेस के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है कि ये एड्रेस का मतलब क्या है। लॉजिकल एड्रेस अब समझ में आ गया कि ये कौन यूज करता है, आपके प्रोग्राम्स यूज करते हैं, और लीनियर एड्रेस कौन यूज करता है, आपका प्रोसेसर यूज करता है। ठीक है, तो ये होता है सेगमेंट ट्रांसलेशन। ठीक है, सेगमेंट ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें पूछा जाता है, उसमें हम पूरा यही समझाएंगे
जानेंगे क्या, लॉजिकल एड्रेस को लीनियर एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब पेजिंग यूनिट, पेजिंग यूनिट में हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं अपने प्रोग्राम को इन फिक्स्ड 4 KB ब्लॉक्स। ठीक है, अब ऊपर क्या किया हमने, सेगमेंटेशन यूनिट के अंदर हम सेगमेंट से डील करते हैं। ठीक है, सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं अपने प्रोग्राम को, लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो, अपने प्रोग्राम को फिक्स्ड स्मॉल फिक्स्ड ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हो, और उन ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं, हम पेजेस बोलते हैं। और हर एक पेज का साइज क्या है, 4 KB का साइज है। समझ में आ गई मेरी बात, लेट मी रिपीट इट। देखो पेजिंग यूनिट में क्या होता है, आप अपने प्रोग्राम को ब्रेक करते हो स्मॉल फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स के अंदर, उन स्मॉल फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स को बोला जाता है पेजेस, और हर एक पेज का साइज होता है 4 KB। ठीक है, तो ये होता है पेजिंग के अंदर। सेगमेंटेशन में क्या करते हैं हम, सेगमेंटेशन में अपने प्रोग्राम को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, उन सेक्शंस को क्या बोला जाता है, सेगमेंट्स बोला जाता है। और ये जो सेगमेंट्स है आपकी कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट, ये 3 सेगमेंट्स होती हैं। समझ में आ गई मेरी बात, बहुत ज्यादा सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो पेजिंग यूनिट में भी आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। अब पेज ट्रांसलेशन में क्या होता है, पेज ट्रांसलेशन ये एक मैकेनिज्म है जो कि क्या कन्वर्ट करता है, लीनियर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखो लॉजिकल एड्रेस से हमने लीनियर में कन्वर्ट कर लिया, अब लीनियर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं फिजिकल एड्रेस के अंदर। लीनियर एड्रेस पता है, अब लीनियर एड्रेस वो हो गया जो कि प्रोसेसर समझ सकता है। अब फिजिकल एड्रेस वो है जो कि एक्चुअल मेमोरी लोकेशन है आपकी रैम के अंदर। ठीक है, उसको बोला जाता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल मतलब कि वही होती है ना, फिजिकल चीज यानी कि जो प्रेजेंट है, इसका मतलब कि वो एक्चुअल मेमोरी है जो कि आपकी रैम में है, एक्चुअल मेमोरी लोकेशन, इसको बोला जाता है फिजिकल एड्रेस। लेट मी रिपीट वंस अगेन, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो कि आपका प्रोग्राम समझ सकता है। ठीक है, प्रोग्राम समझ सकता है। लीनियर एड्रेस वो एड्रेस होता है जो कि आपका प्रोसेसर समझ सकता है, और फिजिकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो कि एक्चुअल मेमोरी लोकेशन होती है आपकी रैम के अंदर। ठीक है, तो पेज ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, हम लीनियर एड्रेस को कन्वर्ट करते हैं फिजिकल एड्रेस के अंदर। ठीक है, और एक और चीज याद रखो, जो सेगमेंटेशन यूनिट होता है आपका, ये कंपल्सरीली रन करता रहता है, ऑलवेज ऑन रहता है, आप इसको कभी भी डिसेबल नहीं कर सकते। लेकिन जो ये पेजिंग यूनिट होता है ना, पेजिंग यूनिट, तो ये जो है ये ऑप्शनल है, आप इसको अनेबल कर सकते हो, आप इसको डिसेबल कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम्स नीड। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रखो, सेगमेंटेशन यूनिट में आप कन्वर्ट करते हो लॉजिकल एड्रेस को लीनियर एड्रेस में, और पेजिंग यूनिट में आप कन्वर्ट करते हो लीनियर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। क्लियर है मेरी बात, बस बस इतना याद रख लो। और इतना याद रख लो कि सेगमेंटेशन में आप डिवाइड करते हो प्रोग्राम को इनटू सेगमेंट्स, और पेजिंग यूनिट में आप डिवाइड करते हो प्रोग्राम को इनटू फिक्स्ड 4 KB पेजेस। बस इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल दूं, देखो सेगमेंटेशन में आप क्या करते हो ना, आप ऐसे समझ सकते हो, आपके पास एक बुक है, आपने उस बुक को चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, इसका मतलब आपने प्रोग्राम्स को क्या कर दिया है, सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। समझ में आ गई बात। पेजिंग का मतलब क्या हो गया, पेजिंग को आप बोल सकते हो, आपके पास बुक है, आपने उसको मतलब पेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया, आपके हर एक पेज का साइज क्या है, 4 KB साइज है। ठीक है, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल हो गया आपको समझने के लिए। क्लियर, तो ये चलो ये हो गए कंपोनेंट्स। नाउ नेक्स्ट यही है जो मैंने आपको बताया कि ये डिफाइंस वेरियस टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। वो टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स क्या है आपके सेगमेंटेशन यूनिट में, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट है विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं समझो, एट्रीब्यूट्स आपके पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं हर सेगमेंट के पास। ठीक है, ईच सेगमेंट हैज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। कौन से एट्रीब्यूट्स, देखो रीड ओनली हो सकता है, कोई रीड ओनली रीड प्लस राइट हो सकता है ना, जिसमें आप, या फिर कोई सिर्फ राइट हो सकता है, मतलब ये सारे होते हैं आपके एट्रीब्यूट्स, जैसे कि रीड ओनली हो गया, सम अलाउ राइटिंग एज वेल, तो ये आपके होता है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन, मतलब कि आपका वन सेगमेंट कैन नॉट मॉडिफाई अनदर सेगमेंट्स डेटा। समझ में आ गई बात, आपका जो प्रोग्राम है वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, प्रोग्राम एक ही है लेकिन सेगमेंट्स तो अलग अलग है ना, तो अगर आपने एक सेगमेंट के अंदर कोई चेंजेस करी है तो वो आपके अदर सेगमेंट के अंदर चेंजेस नहीं होंगी, या फिर आपका जो सेगमेंट है, एक सेगमेंट, वो दूसरे सेगमेंट के डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता। यही होता है आपका सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन जो कि आपका सेगमेंटेशन यूनिट प्रोवाइड करता है। ये मेन 3 चीजें हैं, एंड मैंने आपको बताया ये कैन नॉट बी डिसेबल्ड, ये हमेशा ऑन रहता है, आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते। और
ऑब्वियसली इट कन्वर्ट्स लॉजिकल एड्रेस टू लीनियर एड्रेस। ठीक है, पेजिंग यूनिट में क्या होता है, ये डिवाइड करता है प्रोग्राम को इन फिक्स्ड साइज पेजेस, एंड वो पेजेस कितने के हैं, 4 KB साइज के हैं एक एक पेज। यहाँ पे स्वैप्स पेजेस बिटवीन रैम एंड सेकेंडरी डिवाइस एज रिक्वायर्ड। इसका मतलब कि आपके जो पेजेस हैं वो कहाँ पे स्टोर हैं, वो आपके रैम के अंदर स्टोर है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उनको मूव कर रहे हो, किधर मूव करोगे आप उनको, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि आपका हार्ड डिस्क हो गया। तो जब भी आपको चाहिए आप रैम से लेके आप पेजेस को कहाँ मूव कर सकते हो, हार्ड डिस्क के अंदर, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आप मूव कर सकते हो। यही इसी का मूव का मतलब क्या हो गया, स्वैप हो गया। तो आप स्वैप कर सकते हो पेजेस को इन बिटवीन रैम एंड सेकेंडरी डिवाइस एज रिक्वायर्ड। क्लियर, नाउ इट प्रोवाइड्स पेज लेवल प्रोटेक्शन। अब पेज लेवल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो ओवरराइट नहीं कर सकते इंपॉर्टेंट मेमोरी लोकेशंस को, है ना। आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो ओवरराइट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते किसी भी मेमोरी लोकेशन को, तो जो मेमोरी लोकेशन है वो वही रहेगी। ठीक है, तो ये होता है पेज लेवल प्रोटेक्शन। और ये क्या कन्वर्ट करता है, लीनियर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के अंदर। एंड मैंने आपको क्या बोला, ये ऑप्शनल होता है, आप इसको अनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो, अप डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम नीड्स। क्लियर, सो दिस वाज द थिंग एंड आई होप इट इज वेरी सिंपल। सेगमेंटेशन यूनिट एंड पेजिंग यूनिट, ये पूरा आपने यहाँ पे समझ लिया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस फर्स्ट डायग्राम। हमारी पूरा का पूरा यूनिट 3 में बहुत सारे डायग्राम्स है जो आपको याद रखने हैं। ये पहला डायग्राम आया है हमारे पास एज इन फ्लो चार्ट। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यू हैव अ फॉलोइंग फिगर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो तो दोनों भी ट्रांसलेशन, दैट इज योर सेगमेंटेशन एंड योर पेजिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, तो देखो, अब देखो मैं अगेन बोलूंगी, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे इस डायग्राम में हम क्या समझेंगे कि लॉजिकल एड्रेस जो है वो फिजिकल एड्रेस तक कैसे कन्वर्ट होता है। पहले हम क्या करोगे, आप लॉजिकल एड्रेस को लीनियर में कन्वर्ट करोगे और लीनियर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब मैं वापस वापस नहीं बोलूंगी कि हर एड्रेस का क्या मतलब है, मैंने बहुत अच्छे से आपको रिपीट कर करके चीजें बता दी हैं। ठीक है, अब देखो, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है, आप अपने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हो, और आपको ये करने के लिए दो चीजें यूज करनी पड़ेंगी, सेगमेंटेशन और पेजिंग। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स में होगा। पहले आपको सेगमेंट ट्रांसलेशन करना पड़ेगा जिसमें आपका लॉजिकल एड्रेस लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद आपको पेज ट्रांसलेशन करना पड़ेगा जिसमें लीनियर एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होगा। कब होगा, जब आपकी पेजिंग अनेबल होगी तब, क्योंकि हमें पता है कि पेज ट्रांसलेशन ऑप्शनल होता है एंड आपको इसको अनेबल करना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, स्टेप वन में आपका लॉजिकल एड्रेस कन्वर्ट होगा लीनियर एड्रेस के अंदर, मतलब कि सेगमेंटेशन ट्रांसलेशन होगा। तो जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस लिखा है, ये लॉजिकल एड्रेस के दो पार्ट्स हैं। कौन से दो पार्ट्स हैं, सिलेक्टर और ऑफसेट। ठीक है, ये लॉजिकल एड्रेस है, ये लीनियर एड्रेस है, ये फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, अब लॉजिकल एड्रेस जो है वो दो टाइप है इसके अंदर, सिलेक्टर और ऑफसेट। इसके अंदर क्या होता है, ये जो सिलेक्टर है क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है सेगमेंट को। इसका मतलब कि लाइक कौन से सेक्शन ऑफ मेमोरी है। ठीक है, ये उसको आइडेंटिफाई करता है। और ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, है ना। ये याद रखो, समझ में आ गई। ऐसा समझो कि जो सिलेक्टर है ये आपको बता रहा है कि आपके पास अगर बुक है ना, आपके लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्सेस हैं। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्टर है ये बताएगा कि आपकी बुक कौन से सेक्शन के अंदर प्रेजेंट है। और ऑफसेट क्या बताएगा, आपको ऑफसेट बताएगा कि कौन सी बुक है उस सेक्शन के अंदर जो आपको पिक करनी है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, इतना सिंपल समझो इसको। सिलेक्टर आइडेंटिफाई करता है सेगमेंट को और ऑफसेट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है उस सेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, सिलेक्टर और ऑफसेट, जिससे क्या बनता है, आपका लॉजिकल एड्रेस बनता है। ठीक है, अब सेगमेंट यूनिट, यहाँ पे सेगमेंट ट्रांसलेशन है, तो सेगमेंटेशन यूनिट क्या करता है, इस लॉजिकल एड्रेस को लेता है। ठीक है, ये सिलेक्टर और ऑफसेट ये दोनों मिला के लॉजिकल एड्रेस है, ये आपके सेगमेंट ट्रांसलेशन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब ये सेगमेंट ट्रांसलेशन के अंदर चले जाएंगे तो आपका जो लॉजिकल एड्रेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद आप देखोगे पेजिंग। ठीक है, अब ये यहाँ तक जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट ट्रांसलेशन के बाद आपका जो है लॉजिकल एड्रेस लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर पेजिंग अनेबल होगी तो यहाँ पे देखो लीनियर एड्रेस है आपके पास। ठीक है, पेजिंग अगर डिसेबल होगी तो आप डायरेक्टली कहाँ चले जाओगे, डायरेक्टली आप लीनियर एड्रेस को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप लीनियर एड्रेस को कन्वर्ट कर सकते हो फिजिकल एड्रेस में। मतलब देखो एक बार और ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ पे ये लॉजिकल एड्रेस था, ये लॉजिकल एड्रेस से आपने क्या कर लिया, यहाँ पे लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट कर लिया।
ठीक है। अब यहाँ तक तो लीनियर एड्रेस आपके हाथ में है, ठीक है। लीनियर एड्रेस अगर पेजिंग आपकी डिसेबल होगी, ठीक है, पेजिंग डिसेबल होगी तो डायरेक्टली यहाँ पे आप आ जाओगे। इसका मतलब डायरेक्टली लीनियर एड्रेस को आप फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हो अगर पेजिंग डिसेबल्ड है तो। अगर पेजिंग अनेबल्ड है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप पहले लीनियर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करोगे, यानी कि पेजिंग ट्रांसलेशन होगा अगर अनेबल्ड है तो। अब देखो लीनियर एड्रेस आपका 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। आपके पास डायरेक्टरी है, आपके पास पेज है और आपके पास ऑफसेट है। ये डायरेक्टरी क्या करती है, ये आइडेंटिफाई करेगी पेज डायरेक्टरी एंट्री को, ठीक है, पेज डायरेक्टरी एंट्री। यानी कि सिंपल लाइब्रेरी का एग्जांपल लें तो लाइब्रेरी के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी शेल्फ्स होती हैं, तो डायरेक्टरी आपको बताएगा कि आपको कौन सी शेल्फ के अंदर जाके चेक करना है, ठीक है, कौन सी शेल्फ के अंदर जाके चेक करना है। और जो पेज है, ये जो पेज है, ये पेज आपको क्या बताएगा कि आपको शेल्फ के अंदर कौन से रो को देखना है। इसका मतलब ये क्या आइडेंटिफाई करता है, एग्जैक्ट पेज आपकी मेमोरी के अंदर, ठीक है। आप इसको एग्जांपल से याद करोगे, बहुत सिंपल याद रहेगा। डायरेक्टरी मतलब कि आप सिंपल ऐसा समझो कि लाइब्रेरी के अंदर आपके पास आपको कौन सी शेल्फ में जाके चेक करना है। और पेज के अंदर पेज क्या बताता है आपको कि वो जो शेल्फ आपको मिल गई है ना, उसमें आपको कौन सी रो में चेक करना है, ठीक है। और ऑफसेट क्या बताता है, ऑफसेट ये बताता है कि एग्जैक्ट बुक की लोकेशन क्या है, ठीक है। तो ये तीनों चीजों से आपका बनता है लीनियर एड्रेस, ठीक है। वही आपको मैं अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन में बता दूं तो जो डायरेक्टरी है ये आइडेंटिफाई करता है पेज डायरेक्टरी एंट्री को, पेज आइडेंटिफाई करता है एग्जैक्ट पेज इन मेमोरी, ऑफसेट आइडेंटिफाई करता है एग्जैक्ट लोकेशन इनसाइड दैट पेज, ठीक है। तो ये लीनियर एड्रेस होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे ये लॉजिकल एड्रेस ये लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट हुआ। अब लीनियर एड्रेस पे जाके ये चेक करेगा, पेजिंग अनेबल होगी तो ये लीनियर एड्रेस से फिर पेज ट्रांसलेशन होगा और आपको फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन अगर पेजिंग डिसेबल होगी तो डायरेक्टली आपको फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये स्टेप्स याद रखो, या आपको डायरेक्टली लॉजिकल एड्रेस से आपने क्या करना है, अगर फिजिकल एड्रेस में लॉजिकल एड्रेस आपका वो लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट होगा एंड लीनियर एड्रेस से डायरेक्टली फिजिकल एड्रेस में चला जाएगा अगर पेजिंग डिसेबल है तो, एंड अनेबल है तो ये लीनियर एड्रेस है एंड आपका पेज ट्रांसलेशन होगा, यानी कि पेजिंग होगी। अगर पेजिंग अनेबल होगी तब ये आपका लीनियर एड्रेस फिर पेज ट्रांसलेशन में जाने के बाद फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं एंड ये आपको बहुत इजीली याद रहनी चाहिए। एंड ये फ्लो चार्ट आप प्लीज अच्छे से याद रख लेना, सेगमेंटेशन और पेजिंग ये आपका पूरा फ्लो चार्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ये PYQ भी आया हुआ है तो प्लीज आप ध्यान से इसको ये करना, क्योंकि मैंने इसके मास्टर सोल्यूशंस बना दिए हैं। आई नो कि कौन से क्वेश्चंस आपके आएंगे। आई हैव इंक्लूडेड 2024, 2023, 2022 पेपर्स। तो अभी तक के जितने भी पेपर्स हैं, 6-7 पेपर्स, आई हैव इंक्लूडेड दोज क्वेश्चंस आंसर्स। सो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी, ठीक है। Now this was the diagram. I hope समझ में आ गया होगा. Now let us move on to the next. ये क्या है? Address translation mechanism in protected mode. ठीक है. अब address translation कैसे होता है? ठीक है, ये हमें इसके अंदर समझना है. ओके, एड्रेस ट्रांसलेशन. अब देखो एड्रेस जो है वो कौन मैनेज करता है? प्रोटेक्टेड मोड मैनेज करता है आपके 80386 माइक्रो प्रोसेसर का. ठीक है, 80386 माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोटेक्टेड मोड है वो एड्रेसेस, मेमोरी एड्रेसेस को आइडेंटिफाई करता है. अब मुझे बताओ फिजिकल मेमोरी क्या होती है? यहाँ पे हम फिजिकल मेमोरी से डील करने वाले हैं. फर्स्ट पॉइंट यही है, फिजिकल मेमोरी. तो फिजिकल मेमोरी इज द टोटल मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द CPU यूजिंग इट्स एड्रेस बस. क्या है देखो मैं समझाती हूँ. फिजिकल मेमोरी आपकी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि एक्चुअल हार्डवेयर मेमोरी होती है, मतलब रैम. ठीक है, फिजिकल मेमोरी इज द एक्चुअल हार्डवेयर मेमोरी जो कि रैम है, जो कि आपके CPU के साथ कनेक्टेड है. फिजिकल मेमोरी को आप क्या समझ सकते हो? रैम. ठीक है, ये किसके साथ कनेक्टेड होती है? आपके CPU के साथ कनेक्टेड होती है. अब मुझे बताओ CPU क्या कर सकता है? CPU एक्सेस कर सकता है मेमोरी को यूजिंग एड्रेस बस, है ना. एड्रेस बस का यूज करके. एड्रेस बस क्या है? कुछ नहीं, आपके कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है ना. सेट ऑफ वायर्स विच इज यूज्ड फॉर योर मेमोरी कम्युनिकेशन. तो बस एड्रेस बस हमें पता है एड्रेस बस क्या करती है, एड्रेस को यहाँ से वहां करने का काम करती है. तो जो CPU है वो क्या करेगा? वो एक्सेस करेगा इस मेमोरी को. कौन सी मेमोरी को? फिजिकल मेमोरी
मेमोरी को, फिजिकल मेमोरी यानी कि रैम को। तो जो सीपीयू है ये आपकी रैम को एक्सेस करेगा यूजिंग एड्रेस बस। बस इतना ही इस लाइन का मतलब है। अब पढ़ो इस लाइन को, फिजिकल मेमोरी इज द टोटल मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू यूजिंग एड्रेस बस। ठीक है, तो ये है आपकी फिजिकल मेमोरी। अब सिंस 80386 माइक्रोप्रोसेसर हैज 32-bit एड्रेस बस, द टोटल फिजिकल मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड इज 2 raised to 32 यानी कि 4 GB। मतलब मुझे बताओ यहाँ पे अब क्या बता रहा है हमको कि जो आपका 80386 माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास क्या है, 32 बिट की एड्रेस बस है। 32 बिट की क्या है, एड्रेस बस है। ये पता है ना, हमने फीचर्स पढ़े हुए हैं, हमें पता है 80386 की सारी चीजें क्या है, 32 बिट की है। 32 बिट ही तो उसको स्पेशल बना रहा है ना। तो जो 80386 माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास क्या है, 32 बिट की एड्रेस बस है। अब ये जो 32 बिट की एड्रेस बस है इसका मतलब कि ये कितने मतलब मेमोरी को एड्रेस कर सकती है, 2 raised to 32। 2 raised to, अगर 16 बिट एड्रेस बस होती तो 2 raised to 16 हम करते, अगर 8 बिट एड्रेस बस होती तो हम 2 raised to 8 करते। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता कितनी मेमोरी ये यूज कर रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास 32 बिट की एड्रेस बस है, इसका मतलब हमारी पास जो है ये कितनी मेमोरी को एड्रेस कर सकता है, 2 raised to 32। और 2 raised to 32 को आप क्या बोलते हो, 4 GB बोलते हो। ठीक है, तो मतलब कि मैक्सिमम फिजिकल मेमोरी कितनी सपोर्टेड है आपकी, 4 GB सपोर्टेड है। समझ में आ गई मेरी बात। ऐसा समझो कि आपके पास क्या है, आपके पास बुक है जिसके अंदर 4 बिलियन पेजेस हैं। ठीक है, 4 बिलियन पेजेस है। अगर इफ ईच पेज इज अ मेमोरी लोकेशन, तो जो आपका सीपीयू है वो क्या करेगा, रीड और राइट करेगा टू एनी ऑफ दीज पेजेस यूजिंग दैट पर्टिकुलर एड्रेस। ठीक है, देखो बस बहुत सिंपल है, इतना ही समझोगे ना, इतनी चीजें आपको याद करवा रही हूँ मैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आप ऐसे पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, मैं जैसे समझा रही हूँ ऐसे ही लर्न करो, इसलिए मैं बोल रही हूँ ध्यान दो। ठीक है, फिजिकल मेमोरी आपको अब समझ में आ गया होगा, ये रैम होती है। ठीक है, आप क्या करोगे इसको, अगर आपको क्या करना है, इसको एक्सेस करना है तो आपको किससे एक्सेस कर सकते हो, एड्रेस बस के साथ से एक्सेस कर सकते हो। अब इससे कॉन्सेप्ट आता है एड्रेस बस का। ठीक है, अब जब इसको एक्सप्लेन करोगे ना तो आपका फ्लो खुद ही बनता जाएगा। पहले हमने फिजिकल मेमोरी की बात करी, फिजिकल मेमोरी मतलब कि रैम मैंने बोला आपको। ठीक है, आपकी ये किससे कनेक्टेड है, सीपीयू से कनेक्टेड है। अब सीपीयू से कनेक्टेड है तो अब सीपीयू से आप पॉइंट क्या बनाओगे, सीपीयू क्या करता है, एक्सेस करता है इस मेमोरी को यूजिंग एड्रेस बस। अब एड्रेस बस को पकड़ के आप क्या बोलोगे कि जो 80386 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें 32 बिट का एड्रेस बस होता है, और उस 32 बिट एड्रेस बस का मतलब कि 2 raised to 32 आपका होता है, यानी कि 4 GB मेमोरी हो गई। ठीक है, इससे 4 GB ऑफ मेमोरी से आप क्या पकड़ के बोल सकते हो कि जो मैक्सिमम फिजिकल मेमोरी होती है जो कि सपोर्टेड है वो है 4 GB। 2 पॉइंट्स लर्न हो गए। अब इसको अच्छे से एक पैराग्राफ में लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट देखो, वर्चुअल मेमोरी इज द टोटल मेमोरी लोकेशन दैट कैन बी एड्रेस्ड बाय द सीपीयू रजिस्टर्स। इसका मतलब जो वर्चुअल मेमोरी होती है ये आपकी रियल रैम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन एक मेमोरी स्पेस होती है जो आपके सीपीयू में प्रेजेंट है, एंड ये क्या यूज कर सकती है, इफ इट लाइक ऐसे समझ सकते हो कि आप ये रियल रैम की तरह इसको यूज करते हो, लेकिन ये रियल रैम होती नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल समझो, वर्चुअल मेमोरी जो है ये रियल रैम नहीं होती है, लेकिन ये क्या है, सीपीयू के अंदर एक मेमोरी स्पेस होती है, लाइक यू कैन यूज एज इफ इट वेर अ रियल रैम। ठीक है, नाउ दिस हेल्प्स इन रनिंग लार्ज प्रोग्राम्स इवन इफ द एक्चुअल रैम इज स्मॉल। यानी कि आपकी जो एक्चुअल रैम की मेमोरी है वो स्मॉल है, ठीक है, तब भी आप क्या कर सकते हो, लार्ज जो आपका लार्ज प्रोग्राम्स है आप उसको रन कर सकते हो बाय यूजिंग योर वर्चुअल मेमोरी। तो जो सीपीयू है ना वो आपका वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करता है एंड फिर उस वर्चुअल एड्रेस को ट्रांसलेट करता है फिजिकल एड्रेस के अंदर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है ये, बस वर्चुअल मेमोरी के बारे में यहाँ पे आपको बताया, ये टोटल मेमोरी स्पेस होती है जो कि आपके सीपीयू के रजिस्टर्स क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट देखो, वर्चुअल एड्रेस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ अ 16-bit सेगमेंट रजिस्टर एंड अ 32-bit ऑफसेट रजिस्टर। वर्चुअल एड्रेस, अब देखो वर्चुअल एड्रेस के दो पार्ट्स हैं, 16-bit सेगमेंट रजिस्टर और 32-bit ऑफसेट रजिस्टर। याद रखो, बहुत जगह आपको ये चीज याद करनी है। ठीक है, तो अभी से ही समझ लो, जो सेगमेंट रजिस्टर है वो कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है, और जो आपका ऑफसेट रजिस्टर होता है वो आपका 32 बिट का होता है। ठीक है, तो जो 16 बिट का सेगमेंट रजिस्टर है ये क्या करेगा, क्या करने वाला है ये, तो इसका काम है सिर्फ सेगमेंट को सिलेक्ट करना।
ठीक है, इसका काम क्या है, सिर्फ सेगमेंट को सिलेक्ट करना। ये जो 16 बिट का सेगमेंट रजिस्टर है, ये आपका क्या करेगा, 16 बिट का सेगमेंट रजिस्टर सिलेक्ट करेगा सेगमेंट को। 32 बिट का ऑफसेट रजिस्टर क्या करेगा, ये एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। ऑफसेट आ गया ना, तो बस एग्जैक्ट लोकेशन ये आपको लिख देना है, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आपको बताएगा। तो 16 बिट और 32 बिट याद रह जाएगा। ओके, नाउ in a real mode the segment register gives the starting address of the segment। बस ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। आपका जो ये सेगमेंट रजिस्टर है ना, 16 बिट है जो या जितना भी है, लेकिन ये जो सेगमेंट रजिस्टर है ये क्या देता है, ये आपको स्टार्टिंग एड्रेस देता है किसी भी सेगमेंट का। क्या देता है, स्टार्टिंग एड्रेस देता है किसी भी सेगमेंट का, ठीक है। नाउ प्रोटेक्टेड मोड के अंदर, अब ये तो रियल मोड के अंदर हो गया, अब प्रोटेक्टेड मोड में क्या करता है, यही सेगमेंट रजिस्टर आपका क्या देता है, इट गिव्स अ सिलेक्टर विच सिलेक्ट्स अ डिस्क्रिप्टर फ्रॉम फॉर द सेगमेंट। देखो अभी ये हार्ड लगा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। रियल मोड क्या है, रियल मोड आपके सेगमेंट रजिस्टर को डायरेक्टली दे देता है, क्या, सेगमेंट रजिस्टर मतलब कि वो डायरेक्टली उसमें स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट स्टोर करता है। प्रोटेक्टेड मोड में जो सेगमेंट रजिस्टर है उसके अंदर एक सिलेक्टर होता है, ठीक है, जो आपका प्रोटेक्टेड मोड है उसमें जो सेगमेंट रजिस्टर है उसके अंदर एक सिलेक्टर होता है। वो सिलेक्टर एक क्या करता है, डिस्क्रिप्टर को पिक करता है टेबल के अंदर से। ये देखो ये सेगमेंट रजिस्टर है, सेगमेंट रजिस्टर के अंदर क्या है, सिलेक्टर है, ठीक है। ये सिलेक्टर क्या कर रहा है, आपके डिस्क्रिप्टर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, ये होता है। ओके, अब इसको अच्छे से समझो। आपका प्रोटेक्टेड मोड है, ठीक है, प्रोटेक्टेड मोड है, आपका सेगमेंट रजिस्टर है, ये डायरेक्टली एक्चुअल एड्रेस स्टोर करेगा क्या, नहीं करेगा। इंस्टेड ये क्या स्टोर करेगा, सिलेक्टर स्टोर करेगा। ये सिलेक्टर क्या करेगा, पिक करेगा डिस्क्रिप्टर को, ठीक है, डिस्क्रिप्टर टेबल है ये पूरी की पूरी, उस डिस्क्रिप्टर टेबल में से डिस्क्रिप्टर को पिक करेगा। डिस्क्रिप्टर क्या होता है, डिस्क्रिप्टर के अंदर आपकी सारी डिटेल्स होती है मेमोरी सेगमेंट की, ठीक है, सारी डिटेल होती है मेमोरी सेगमेंट की, ये याद रखो। तो ये होता है आपके प्रोटेक्टेड मोड के अंदर। लेकिन अगर रियल मोड है तो आप डायरेक्टली एंटर कर जाते हो हाउस एड्रेस के अंदर। देखो डायरेक्टली आप एंटर कर जाते हो हाउस एड्रेस के अंदर, ठीक है। आप जैसे कि प्रोटेक्टेड मोड है, यू गिव अ रेफरेंस नंबर, जैसे कि अब यहाँ पे समझो कि ये आपके पास क्या है, आप ऐसा कर समझ रहे हो कि आपके पास एक बंदा है, उसका रेफरेंस नंबर आप दे रहे हो, ठीक है। उस रेफरेंस नंबर से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि उस हाउस एड्रेस क्या है ना, उसका हाउस एड्रेस क्या है। लेकिन अगर आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास रियल मोड है तो डायरेक्टली आप उस हाउस एड्रेस पे पहुंच गए, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, है ना। बस ऐसे एग्जाम्पल से समझ लो, ऐसे एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ जाएगा एकदम, कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे किसी के लाइक रेफरेंस से उस हाउस का एड्रेस ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट उस हाउस का एड्रेस मिल गया, समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, ये सेगमेंट रजिस्टर है। प्रोटेक्टेड मोड के अंदर सेगमेंट रजिस्टर के अंदर क्या होता है, सिलेक्टर होता है, ठीक है। रियल मोड के अंदर डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस हमें मिल जाता है। लेकिन प्रोटेक्टेड मोड में डायरेक्टली सेगमेंट का एड्रेस हमें नहीं मिलता। प्रोटेक्टेड मोड में हम एक सेगमेंट रजिस्टर के अंदर हमारा सिलेक्टर प्रेजेंट होता है, और वो सिलेक्टर क्या करता है, सिलेक्ट करता है डिस्क्रिप्टर को, जो डिस्क्रिप्टर आपका क्या है, आपकी डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल है, ये ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है, तो ये क्या है ना। तो जो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल होती है इसको हम एलडीटी भी बोलेंगे आगे। तो ये जो है आपके इंडिविजुअल प्रोग्राम्स यूज करते हैं, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टर टेबल्स को आपके इंडिविजुअल प्रोग्राम्स यूज करते हैं। जो जीडीटी है यानी कि ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, इसको एंटायर सिस्टम यूज करता है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो एलडीटी है ये आपके एक स्टूडेंट का पर्सनल टाइम टेबल है कि उसको दिन में क्या करना है, ठीक है, उसने पर्सनल टाइम टेबल बनाया हुआ है। जीडीटी क्या है, आपके एंटायर स्कूल का मास्टर टाइम टेबल है, ठीक है, जो कि फॉलो करना है, सबको फॉलो करना है, ठीक है। तो वो ग्लोबल हो गया। जो लोकल है वो आपके स्टूडेंट का पर्सनल टाइम टेबल है। तो ये क्या होता है, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल होता है एंड ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल होता है, ठीक है। तो जो 80386 है, क्या आपको याद करना है, फाइनल में समरी बता रही हूँ। ये डायग्राम एक बार और मैं अच्छे से समझा दूंगी, इसमें टीआई बिट है, आरपीएल बिट है, ये सब हम देखेंगे। लेकिन अभी जो एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है जो आपके प्रोटेक्टेड मोड के अंदर चलता है, वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए याद रखो, जो आपका 80386 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या सपोर्ट करता है, 4 GB ऑफ मेमोरी को सपोर्ट करता है। क्यों 4 GB ऑफ मेमोरी को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके पास 32 बिट का एड्रेस बस है। 32 बिट का एड्रेस बस है, ये आपको समझ में आ गया है क्यों है उसके पास, क्योंकि ऑब्वियसली वो 80386 का इंपॉर्टेंट फीचर है। ओके,
वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी की बात की हमने, तो जो वर्चुअल मेमोरी है क्या अलाउ करती है प्रोग्राम को टू यूज मोर मेमोरी देन फिजिकल अवेलेबल, यानी कि जो रैम मेमोरी उसके पास है उसमें अगर उस रैम मेमोरी को उसको एक्सटेंड करना है वो नहीं कर सकता अगर वो वर्चुअल मेमोरी को यूज नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो उस पर्टिकुलर रैम को आपको एक्सटेंड करने के लिए वर्चुअल मेमोरी का यूज आप करते हो। वर्चुअल एड्रेस क्या होता है? वर्चुअल एड्रेस दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, सेगमेंट रजिस्टर और ऑफसेट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर क्या देता है? स्टार्टिंग एड्रेस देता है किसी भी सेगमेंट का। ऑफसेट रजिस्टर क्या देता है? उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन हमें जो है देता है ऑफसेट रजिस्टर। ठीक है, सेगमेंट रजिस्टर का साइज क्या है? 16 बिट सेगमेंट रजिस्टर होता है और ऑफसेट रजिस्टर हमारे पास 32 बिट का होता है। यानी कि जो वर्चुअल एड्रेस है टोटल उसकी कितने बिट हो गई? उसकी 48 बिट हो गई। ये याद रखोगे, वर्चुअल एड्रेस क्या है? 16 बिट सेगमेंट रजिस्टर एंड 32 बिट ऑफसेट रजिस्टर। तो 16 प्लस 32 48 बिट का आपका वर्चुअल एड्रेस होता है, ये याद रखो। आपका रियल मोड क्या करता है? डायरेक्टली दे देता है। देखो यहाँ पे रियल मोड के अंदर आपका जो सेगमेंट रजिस्टर है वो डायरेक्टली दे देता है क्या? आपके फिजिकल एड्रेस, यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट है ना, मतलब आपको डायरेक्टली एड्रेस मिल जाता है। लेकिन प्रोटेक्टेड मोड के अंदर डायरेक्टली एड्रेस मिलता है क्या? नहीं मिलता। आपको क्या यूज करना पड़ता है? सिलेक्टर यूज करना पड़ता है। और वो सिलेक्टर क्या करता है? फाइंड करता है एक्चुअल एड्रेस को, ठीक है, यूजिंग दिस डिस्क्रिप्टर टेबल। ठीक है, वो डिस्क्रिप्टर टेबल दो टाइप्स की होती है, एलडीटी होती है, जीडीटी होती है। अब इस डायग्राम को समझो, ठीक है, इतना समझ में आ गया? थोड़ा सा काम हो एंड प्लीज फिर से ध्यान दो, ठीक है। चलो, आपके पास सेगमेंट सिलेक्टर है, देखो यहाँ पे ये टॉप पार्ट में यहाँ पे आपके पास क्या है? सेगमेंट सिलेक्टर है। ठीक है, इसको आप सेगमेंट रजिस्टर भी बोल सकते हो, सेगमेंट रजिस्टर। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर 16 बिट का सिलेक्टर होता है। देख रहे हो, 0 से लेके 15 यानी कि 16 बिट का क्या है? सिलेक्टर है। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती हैं इसके अंदर। कौन सी तीन इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती हैं? आपके पास इंडेक्स होता है, आपके पास टीआई होता है। टीआई मतलब टेबल इंडिकेटर। यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें आपको यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे आगे डायग्राम है, यस, ये आपका सिलेक्टर का फॉर्मेट है। ठीक है, आपके पास इंडेक्स है, आपके पास टीआई बिट है और आपके पास आरपीएल है। आरपीएल यानी कि रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल, याद रख लो, ठीक है, रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल। ये 2 बिट का होता है क्योंकि हमें 0001 1011 ये 2 बिट में है ना, 2 बिट में, इसलिए आरपीएल 2 बिट का होता है। टीआई आपका 1 बिट का होता है क्योंकि या तो 0 या तो 1। ठीक है, और जो ये इंडेक्स होता है ये 3 से 15 यानी 13 बिट का होता है। इंडेक्स क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा डिस्क्रिप्टर है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है डिस्क्रिप्टर को। टीआई, टीआई यानी कि टेबल इंडिकेटर, ये क्या डिसाइड करता है कि ये एलडीटी है या जीडीटी है। अगर टीआई बिट हमारी 0 हो गई तो ये जीडीटी है और टीआई बिट अगर 1 हो गई तो ये एलडीटी है। इधर ही आके देख लो वापस, यहाँ पे टीआई बिट अगर 1 है इसका मतलब ये एलडीटी है। टीआई बिट अगर 0 है तो यहाँ पे ये क्या है? जीडीटी है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, आई विल जूम, अगर ये हो पाएगा तो, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। टीआई बिट अगर 0 है इसका मतलब आप जीडीटी में हो, टीआई बिट अगर 1 है तो एलडीटी को हो। ठीक है, आप एलडीटी को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये था सिलेक्टर, मैंने आपको बताया। और आरपीएल के अंदर रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल है, अगर 0 है इसका मतलब हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल है ना, हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल। वैसे ही 1 अगर हुआ तो लोएस्ट प्रिविलेज लेवल। तो ये आपके सिलेक्टर का फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मेट के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत, लेकिन अभी के लिए ये समझो। ठीक है, सिलेक्टर है आपके पास आरपीएल है, टीआई है और ये आपका इंडेक्स है। ये इंडेक्स क्या करता है? ये इंडेक्स मुझे बताओ, आइडेंटिफाई करता है डिस्क्रिप्टर को। तो ये इंडेक्स ही क्या कर रहा है? डिस्क्रिप्टर को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो, ये जो टीआई बिट है, टीआई बिट अगर 1 है इसका मतलब आप लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में जाओगे। टीआई बिट यानी कि टेबल इंडिकेटर अगर 0 है तो आप जीडीटी के अंदर जाओगे। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ओके। अब यहाँ पे आपके पास, आप क्या कर रहे हो? डिस्क्रिप्टर को फाइंड आउट करोगे। डिस्क्रिप्टर कैसे फाइंड आउट हो रहा है? तो ये जो इंडेक्स फील्ड है ना, ये यूज की जाती है टू फाइंड द करेक्ट डिस्क्रिप्टर। आपके एलडीटी में हो या आईडीटी में हो, दोनों के अंदर जाके ये डिस्क्रिप्टर फाइंड आउट करता है। कौन फाइंड आउट करता है डिस्क्रिप्टर? इंडेक्स फाइंड आउट करता है। डिस्क्रिप्टर में क्या होता है? डिस्क्रिप्टर के अंदर आपके पास बेस एड्रेस होता है, लिमिट होती है और एक्सेस राइट्स होते हैं। ठीक है, बेस एड्रेस यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस, लिमिट यानी कि उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टर टेबल का साइज क्या है, जो सेगमेंट का साइज क्या है, और उसके एक्सेस राइट्स। ठीक है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते उस सेगमेंट को। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टर स्टोर करता है। क्या 3 चीजें डिस्क्रिप्टर स्टोर करता है? बेस एड्रेस स्टोर करता है, लिमिट को स्टोर करता है, एक्सेस राइट को स्टोर करता है। वंस अगेन, बेस एड्रेस आपका क्या देता है? स्टार्टिंग एड्रेस देता है सेगमेंट का। किसी भी चीज का स्टार्टिंग एड्रेस मिल गया तो आप उसको पूरा एक्सेस कर सकते हो ऑब्वियसली, है ना। और उसकी लिमिट मिलती है। लिमिट ऑफ सेगमेंट का मतलब कुछ नहीं, आपको पूरे यूनिट में याद रखना है। लिमिट
बिट मतलब कि साइज उस पर्टिकुलर सेगमेंट का, और एक्सेस राइट्स यानी कि आप उस सेगमेंट को एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आपके डिस्क्रिप्टर के अंदर होती हैं। जैसे ही आपको डिस्क्रिप्टर मिल जाता है तो आपको ये क्या हेल्प करता है, टू ट्रांसलेट द लॉजिकल एड्रेस इनटू लीनियर एड्रेस। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस को लीनियर एड्रेस में तो कन्वर्ट करते हो आप सेगमेंटेशन के अंदर, तो बस वही करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डायग्राम यही इलस्ट्रेट कर रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगेन मैं आपको इसको एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ। आपके पास सेगमेंट रजिस्टर है, आपके पास सेगमेंट रजिस्टर है तो उसके अंदर क्या होगा, सिलेक्टर होगा अगर आप प्रोटेक्टेड मोड में हो, क्योंकि रियल मोड के अंदर तो डायरेक्टली सेगमेंट रजिस्टर किसको पॉइंट करता है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट को पॉइंट करता है। लेकिन प्रोटेक्टेड मोड में ऐसा नहीं होता, हमें स्टार्टिंग एड्रेस तक पहुंचने के लिए बहुत चीजें करनी पड़ती हैं। यानी कि देखो, सबसे पहले सेगमेंट रजिस्टर में आपके पास सिलेक्टर होगा, सिलेक्टर कितने का होगा, 16 बिट का सिलेक्टर होगा। ठीक है, अब 16 बिट के सिलेक्टर के अंदर 2 बिट आपका आरपीएल है, आरपीएल यानी कि रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल। ठीक है, जो कि आपको बताएगा कि आपका जो सेगमेंट है वो लोएस्ट प्रिविलेज लेवल का है या हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल का है। उसके बाद आपकी 1 बिट का होता है टीआई, टीआई यानी कि टेबल इंडिकेटर। टेबल इंडिकेटर के अंदर अगर टेबल इंडिकेटर आपका 0 है, इसका मतलब आप किसको पॉइंट कर रहे हो, आप जीडीटी को पॉइंट कर रहे हो। और टेबल इंडिकेटर 1 है, इसका मतलब आप किसको पॉइंट कर रहे हो, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल को पॉइंट कर रहे हो। ठीक है, अब ये 3 जो है, ये 13 जो है, ये आपके क्या है, इंडेक्स है। ये इंडेक्स क्या आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती है, आपको डिस्क्रिप्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती है। डिस्क्रिप्टर को क्यों आइडेंटिफाई करना है, डिस्क्रिप्टर आइडेंटिफाई होगा तभी हमें उस सेगमेंट की नॉलेज मिलेगी, उस सेगमेंट का बेस एड्रेस मिलेगा, यानी कि उस सेगमेंट का हमें स्टार्टिंग एड्रेस मिलेगा, और उस सेगमेंट का हमें लिमिट मिलेगी, यानी कि उसका साइज मिलेगा, और उसके एक्सेस राइट्स मिलेंगे, यानी कि हम उस सेगमेंट को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं एक्सेस कर सकते। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये चीजें हैं जो डिस्क्रिप्टर हमें पता होना जरूरी है, तभी हमें सेगमेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, एग्जैक्ट सेगमेंट हमें पता चल जाएगा। तो ये कौन आइडेंटिफाई करता है, इंडेक्स आइडेंटिफाई करता है। अब ये डिस्क्रिप्टर टेबल होती है, इस डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर आपके पास बहुत सारे डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, लेकिन उसी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टर को आपको आइडेंटिफाई करना है जिस सेगमेंट की आप बात कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है। अगर टीआई बिट 1 है तो ऑब्वियसली आप किसमें डिस्क्रिप्टर को ढूंढोगे, एलडीटी के अंदर ढूंढोगे। एंड टीआई 0 है तो डायरेक्टली, अब ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में तो डायरेक्टली पॉइंट कर जाते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा आपका एड्रेस ट्रांसलेशन है। लेकिन इसके अंदर आपको और चीज क्या समझनी है, देखो एक बार ये वापस से समझें, ये क्या है, मैंने आपको क्या बताया, एक बार सिंपली रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा दूंगी। देखो, फिजिकल मेमोरी क्या है आपकी, फिजिकल मेमोरी कुछ नहीं है, आपकी रैम ही है। ठीक है, एंड वो उसको आप कनेक्ट करते हो सीपीयू से यूजिंग व्हाट, योर एड्रेस बस। अब एड्रेस बस से आप क्या कर रहे हो, एड्रेस बस आपको पता है 32 बिट की होती है 80386 माइक्रो प्रोसेसर में, तो 32 बिट की होती है। इसका मतलब आपके पास टोटल फिजिकल मेमोरी कितनी है, 2 raised to 32 है, यानी कि 4 GB है। अब वो वर्चुअल मेमोरी क्या है, टोटल मेमोरी स्पेस है। ठीक है, अब वर्चुअल एड्रेस के अंदर दो चीजें होती हैं, सेगमेंट रजिस्टर होता है 32 बिट का ऑफसेट रजिस्टर होता है, 16 बिट का सेगमेंट रजिस्टर और 32 बिट का ऑफसेट रजिस्टर। ठीक है, इसी से आपको खेलना है। रियल मोड में तो डायरेक्टली सेगमेंट रजिस्टर आपको स्टार्टिंग एड्रेस दे देता है सेगमेंट का, लेकिन प्रोटेक्टेड मोड के अंदर सेगमेंट रजिस्टर क्या करता है, सिलेक्टर को उसके अंदर सिलेक्टर प्रेजेंट होता है एंड वो सिलेक्ट करता है डिस्क्रिप्टर को ऑफ दैट सेगमेंट। ठीक है, तो ये है, एंड ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। अब आपको इसके बाद समझना है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। देखो, आपके पास 16 बिट का सेगमेंट रजिस्टर है, आपके पास 16 बिट का सेगमेंट रजिस्टर है गाइज। अब उस 16 बिट के सेगमेंट रजिस्टर के अंदर आपका 2 बिट क्या है, आरपीएल है। 2 बिट क्या है, आरपीएल है, यानी रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल है। तो मुझे बताओ, रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल में तो हमें बाद में पता चल रहा है कि हाँ, इस सेगमेंट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या नहीं एक्सेस कर सकते, ये सिंपल मुझे यही बता रहा है, लेकिन सेगमेंट की कोई नॉलेज नहीं दे रहा, यानी कि वो सेगमेंट कहाँ प्रेजेंट है, कैसा साइज क्या है उसका, ये मुझे इसका पता नहीं चल रहा। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकती हूँ, आरपीएल को अगर अभी हम साइड में रखें, क्योंकि वो हमें सिलेक्शन ऑफ सेगमेंट में हेल्प नहीं कर रहा है, तो मैं सिंपल क्या कर दूंगी, आरपीएल को हटा दूंगी। तो आरपीएल कितने बिट का है, 2 बिट का है, तो 16 बिट में से 2 बिट हटा दिए तो कितने बिट बचे मेरे पास, 14 बिट्स बचे। तो 14 बिट्स जो बचे हैं मेरे, इसका मतलब कि मैं क्या कर सकती हूँ, टोटल कितने सेगमेंट्स को सिलेक्ट कर सकती हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हो सकते हैं मेरे, 2 raised to 14 सेगमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, 2 raised to 14 सेगमेंट हो सकते हैं, याद रखो। अगर मैं 16 सेगमेंट्स को कर पाती तो मैं 2 raised to 16 बोलती, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास 14 बिट्स ही बचती हैं प्रिविलेज लेवल को निकाल के। तो 14 बिट्स अगर बचती हैं, इसका मतलब 2 raised to 14 मैक्सिमम सेगमेंट्स को मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, अब
अब मुझे ये जानना है कि हर एक सेगमेंट का मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए जो मैं एक्सेस कर पाऊं। तो उसके लिए हमें लगेगा ऑफसेट एड्रेस। मुझे बताओ ऑफसेट एड्रेस कितने बिट का है? 32 बिट का ऑफसेट एड्रेस है ना? 32 बिट का ऑफसेट एड्रेस। यस, तो 32 बिट का ऑफसेट एड्रेस है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि हर एक सेगमेंट, ईच सेगमेंट कैन बी मैक्स ऑफ 2 रेज टू 32। 2 रेज टू 32 यानी कि 4 GB, यानी कि मैक्सिमम मेरे सेगमेंट का साइज कितना हो सकता है? 4 GB हो सकता है, तो मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, 14 बिट वाली और ये ऑफसेट एड्रेस वाली। 14 बिट को हमने कैसे किया? हमने 16 बिट में से 2 बिट आरपीएल निकाल दिए, हमारे पास बचे 14 बिट्स। तो उससे मुझे क्या मिल गया कि मैं मैक्सिमम कितने सेगमेंट्स को एक्सेस कर सकती हूँ, यानी कि 2 रेज टू 14 सेगमेंट को मैं एक्सेस कर सकती हूँ। सिमिलर पैटर्न में अब मुझे चाहिए कि वो जो सेगमेंट, हर एक सेगमेंट का मैक्सिमम मैं कितने साइज का सेगमेंट को एक्सेस कर सकती हूँ, वो जानने के लिए मैंने ऑफसेट एड्रेस को पकड़ा। ऑफसेट एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का ऑफसेट एड्रेस होता है। इसका मतलब 2 रेज टू 32 मैं करूँ तो मेरे पास आया साइज 4 GB, यानी कि ईच सेगमेंट कैन बी ऑफ मैक्स 4 GB ऑफ साइज। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, जो मैक्सिमम टोटल मेमोरी होगी, मैक्सिमम टोटल मेमोरी जो भी हम एक्सेस कर सकते हैं, वो कितने की होगी? आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट इंटू मैक्सिमम साइज ऑफ ईच सेगमेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट हमने यहाँ पे निकाले कितने? 2 रेज टू 14, और मैक्सिमम साइज यहाँ पे निकाला 2 रेज टू 32। बस 2 रेज टू 14 इंटू 2 रेज टू 32 कर दो, क्या आएगा? 2 रेज टू 46 आएगा ना, 14 + 32 2 रेज टू 46। वैसे ही 2 रेज टू 6 इंटू 2 रेज टू 40 कर दो, तो 2 रेज टू 6 यानी कि 64 होता है, और 2 रेज टू 40 यानी कि 1 TB होता है। इसका मतलब 64 टेराबाइट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी आपके हाथ में होती है 80386 माइक्रो प्रोसेसर में। क्लियर है मेरी बात? तो ये 64 टेराबाइट्स आपने कहाँ देखा था गाइस? आपको मैंने फीचर्स में ही बता दिया था कि वर्चुअल मेमोरी 80386 में कितनी होती है? 64 टेराबाइट्स की होती है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि वो कैसे आती है। ठीक है, नाउ अब देखो, अब हमने इतना तो समझ लिया कि हाँ वर्चुअल मेमोरी कितने की होती है। अब देखो, आपके पास एक और बिट है यहाँ पे, ये वाली सेगमेंट सिलेक्टर में अगर आप देखो, ये आरपीएल है, ये एक और बिट है ना, टीआई टेबल इंडिकेटर। ये टीआई अगर 1 है तो मुझे पता है कि मुझे लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल को यूज करना है, और अगर टीआई मेरी 0 है तो मुझे पता है मुझे ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल को यूज करना है। तो वही चीज है, ये भी मुझे कहीं नहीं, मतलब इसको भी मैं इग्नोर कर सकती हूँ, अगर मैं इसको भी रिमूव कर दूं, क्योंकि इसका सिलेक्टर में कोई काम नहीं हो रहा है। तो आउट ऑफ 14 बिट्स ऑफ सिलेक्टर 1 बिट इज यूज्ड एज अ टेबल आइडेंटिफायर, क्योंकि हमें पता है 1 है तो एलडीटी, 0 है तो जीडीटी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे जो है ये डिस्क्रिप्टर को पहचानने के लिए, डिस्क्रिप्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ ये इंडेक्स बिट ही हमारे पास है ना? टीआई बिट नहीं है, आरपीएल बिट नहीं है ना? सिर्फ जो डिस्क्रिप्टर को आइडेंटिफाई कर रही है वो इंडेक्स बिट है। इंडेक्स बिट कितने की है? 13 बिट्स की है। तो अगर मैं आरपीएल को निकाल दूं, टीआई को निकाल दूं, मेरे पास बचते हैं 13 बिट्स, यानी कि 2 रेज टू 13। इसका मतलब मैं 2 रेज टू 13, आप कैलसी में करके देखोगे, आपके पास आंसर आएगा 8192, दैट इज अराउंड 8K। ठीक है, आप 8192 लिखोगे, ऑब्वियसली ये प्लस पॉइंट आ जाएगा आपके आंसर में। तो अराउंड 8K डिस्क्रिप्टर्स आप एक्सेस कर सकते हो इन एलडीटी, एंड 8K डिस्क्रिप्टर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इन जीडीटी। ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंडेक्स रिस्पॉन्सिबल है, और इंडेक्स कितने बिट का है? 13 बिट का है ना? तो 2 रेज टू 13 आप करोगे तो डिस्क्रिप्टर्स, डिस्क्रिप्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता चल गया होगा। डिस्क्रिप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी सेगमेंट को क्या करना है, कौन सी सेगमेंट का आपको जो आपको सेगमेंट आइडेंटिफाई करनी है, उसको वो स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस क्या है, उसके लिमिट क्या है, उसके एक्सेस राइट्स क्या है। तो ये कौन बताएगा आपको? डिस्क्रिप्टर बताएगा। तो डिस्क्रिप्टर का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एट मैक्स कितने डिस्क्रिप्टर्स को एक्सेस कर सकते हो? एलडीटी और जीडीटी में 8K डिस्क्रिप्टर्स को एक्सेस कर सकते हो। कैलकुलेशन समझ में आ गई? ओके, अब आपकी वर्चुअल स्पेस या वर्चुअल मेमोरी जो भी बोलो आप, कितने की है? 64 टेराबाइट्स की है। तो 64 TB की वर्चुअल स्पेस को आप डिवाइड कर देते हो तो ग्लोबल स्पेस में और लोकल स्पेस में। तो आपके पास, इसको आप हाफ करो, 64 को कितना हो गया? 32 बिट, 32 TB। तो 32 TB की ग्लोबल स्पेस और 32 TB की लोकल स्पेस आपके पास प्रेजेंट होती है 80386 माइक्रो प्रोसेसर में। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पे देखो, अब आपको क्या करना है, मेन काम एड्रेस ट्रांसलेशन में आपको कन्वर्ट करना है लॉजिकल एड्रेस को, किसमें? फिजिकल एड्रेस में। तो आप कैसे करोगे? तो जो आपका सेगमेंट यहाँ पे देखो 48 बिट का आपके पास एड्रेस होता है। कैसे? आपके पास 16 बिट का सेगमेंट रजिस्टर है, आपके पास 32 बिट का ऑफसेट एड्रेस है, 60
प्लस 32, मैंने आपको बताया था 48 बिट का आपके पास एड्रेस होता है। कौन सा एड्रेस? वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। तो उस 48 बिट के वर्चुअल एड्रेस को आपको कन्वर्ट करना होता है फिजिकल एड्रेस में। लेकिन फिजिकल एड्रेस 48 बिट का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आपका फिजिकल एड्रेस 32 बिट का होता है, तो आपको कन्वर्ट करना होगा उसको 32 बिट के फिजिकल एड्रेस में। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यस 32 बिट के फिजिकल एड्रेस में, है ना। तो 32 बिट के फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो ट्रांसलेशंस आपको करने पड़ेंगे, दैट इज सेगमेंट ट्रांसलेशन जो कि कंपलसरी होता है, और पेज ट्रांसलेशन जो कि ऑप्शनल होता है, जो कि अनेबल डिसेबल्ड के ऊपर है ना। तो जो सेगमेंट ट्रांसलेशन है क्या करेगा, आपके पास आपके हाथ में अभी 48 बिट ऑफ वर्चुअल एड्रेस प्रेजेंट है ना। तो वर्चुअल 48 बिट के वर्चुअल एड्रेस को कन्वर्ट करता है 32 बिट के लीनियर एड्रेस में, जो कि फर्दर कन्वर्ट होता है 32 बिट के फिजिकल एड्रेस में बाय यूजिंग द पेज एड्रेस ट्रांसलेशन। आई होप ये पेज भी आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गए, ठीक है। ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। अगेन मैं आपको रिवाइज करती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे दो, रिवाइज हो जाएगा। कभी आपको मतलब फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करना है, ठीक है। क्या है आपके पास? सिलेक्टर 16 बिट का सिलेक्टर है, उस 16 बिट में से आपने आरपीएल को निकाल दिया, 2 बिट निकाल दिए, तो बचे कितने? 14 बिट्स, ठीक है। 14 बिट्स बचे। अब 14 बिट्स बचे, इसका मतलब मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने एक्सेस कर सकती हूँ? 2⁻14, है ना। अब मुझे मैक्सिमम साइज जानना है कि मैं कोई भी सेगमेंट का मैक्सिमम साइज कितना होगा जो मैं एक्सेस कर सकूं। तो मेरे पास मुझे पता है ऑफसेट एड्रेस है, तो ऑफसेट एड्रेस कितने बिट का है? 32 बिट का है। तो इसका मतलब ईच सेगमेंट कैन बी ऑफ मैक्स 2⁻32 यानी कि 4 GB, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 GB, तो मेरे पास साइज क्या आ गया? मैक्सिमम साइज ऑफ ईच सेगमेंट 4 GB। तो मैं 2⁻14 इंटू 2⁻32 करूंगी, मुझे मिल जाएगा 64 टेराबाइट्स। तो 64 टेराबाइट्स की क्या होती है? मेरी वर्चुअल मेमोरी होती है, ठीक है। तो आउट ऑफ, अब ये हो गई मेरी वर्चुअल मेमोरी, मुझे मिल गई। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये जानना है कि मैं डिस्क्रिप्टर्स को कितने कितने एट मैक्स डिस्क्रिप्टर्स को मैं एक्सेस कर सकती हूँ, या फिर कितने डिस्क्रिप्टर्स होते हैं मेरे एलडीटी और जीडीटी के अंदर। तो देखो मेरे पास क्या है, मेरा डिस्क्रिप्टर को कौन करता है आइडेंटिफाई? मेरे इंडेक्स करता है ना। ये है ना मेरा इंडेक्स, ये देखो ये मेरा इंडेक्स है। ये टीआई और आरपीएल कुछ नहीं कर रहा है डिस्क्रिप्टर को आइडेंटिफाई करने में, जो कर रहा है 13 बिट का डिस्क्रिप्टर कर रहा है। तो मेरे पास कितने डिस्क्रिप्टर्स हो जाएंगे? 2⁻13 यानी कि 8K। 8K में भी एग्जैक्ट कितना? 8192। 8192 डिस्क्रिप्टर्स आपके एलडीटी में होते हैं और 8192 डिस्क्रिप्टर्स आपके जीडीटी में होते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया आपकी वर्चुअल मेमोरी 64 TB की है, तो आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो 32 बिट की ग्लोबल स्पेस में और 32 बिट के बिट नहीं सॉरी 32 TB की ग्लोबल स्पेस में और 32 TB की लोकल स्पेस में, ठीक है। अब 48 बिट के एड्रेस को के अंदर आप कैसे बना आपका 48 बिट का वर्चुअल एड्रेस? 16 बिट सेगमेंट एड्रेस और 32 बिट ऑफसेट एड्रेस से बना। अब आपको क्या करना है? 48 बिट के वर्चुअल एड्रेस को कन्वर्ट किस में करना है? 32 बिट के फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपके पास दो ट्रांसलेशन है, सेगमेंट ट्रांसलेशन एंड पेज ट्रांसलेशन। तो सेगमेंट ट्रांसलेशन के अंदर आपके पास सेगमेंट ट्रांसलेशन कंपलसरी होता है और पेज ट्रांसलेशन ऑप्शनल होता है, बिकॉज उसमें आपको अनेबल या डिसेबल करना पड़ता है। तो सेगमेंट ट्रांसलेशन क्या करता है? 48 बिट के वर्चुअल एड्रेस को 32 बिट के लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है ना, क्योंकि सेगमेंट ट्रांसलेशन में तो लीनियर एड्रेस में मिल जाएगा हमें। अब हमें क्या करना है? उस लीनियर को फिजिकल में कन्वर्ट करना है, तो जो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? पेज ट्रांसलेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका 48 बिट जो है 32 बिट लीनियर एड्रेस में हो गया। अब इस 32 बिट लीनियर एड्रेस को पकड़ के पेज ट्रांसलेशन क्या कर देगा? 32 बिट के फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। तो एट द एंड वर्चुअल एड्रेस आपका कन्वर्ट हो जाएगा फिजिकल एड्रेस के अंदर। ये होता है पूरा का पूरा एड्रेस ट्रांसलेशन। मैंने 3-4 बार आपका रिवाइज करवा दिया। दिस इज द कंप्लीट थिंग, एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म इन योर प्रोटेक्टेड मोड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड आपको एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो ये की पॉइंट्स आप समझ लो, या फिर यही पॉइंट्स भी आप अगर लिख के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे पेपर में। इट इज द थिंग, क्योंकि आपको ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट्स आर इनफ, ठीक है। सो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है आई विल ट्राई टू नाउ कवर इन द नेक्स्ट पार्ट। जल्दी जल्दी पार्ट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, बिल्कुल डिले नहीं होगा। अभी आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग योर नोट्स एंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन सच अ गैप। बट ठीक है, कोई बात नहीं, गैप इंपॉर्टेंट है, हर वक्त भी नहीं पढ़ रहे हम। तो देखो हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ लिया? मोड्स ऑफ ऑपरेशन पढ़ लिए, रियल मोड। अब स्लाइड्स देखोगे तो याद आ जाएंगी आपको चीज, अगर आपने ध्यान दे के सुना होगा तो। इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स रखूंगी ताकि आप ध्यान दो एक एक पार्ट पे
है, नहीं तो वन शॉट में जाओ तो आपको अरे छोड़ो ये स्किप करो, समझ में नहीं आ रहा है, स्किप करो स्किप करो। अब मैं वन शॉट चाहो तो मैं एग्जाम के टाइम में आपको पूरे पार्ट्स को दे दूंगी बना के वन शॉट, लेकिन अभी के लिए अभी हमारे पास टाइम है पेपर को, तो आपको क्या करना है, एक एक पार्ट पे ध्यान देना है, नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखना है, ठीक है। ये प्लीज माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आप करना, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर अगर एक बार बैक रह गया तो फोर्थ ईयर तक निकलना इम्पॉसिबल है। इवन आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हो, बहुत सीनियर्स होंगे जो कि सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर से आपका जो है ना उनका अटका होगा, ठीक है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि आप लर्न कर सको या फिर आप इसको कैसे भी कर सको, क्योंकि यही चीजें आपने अगर डायरेक्ट स्लाइड्स देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई आपको समझाएगा तभी माइक्रो प्रोसेसर समझ में आने वाला है। अगर आपको कॉलेज में समझ में आ रहा है, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती, बहुत आप लकी हो आपको कॉलेज में समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम दीज वीडियोस। ये वीडियोस मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बनाती हूँ जिनको लाइक जो स्मॉल स्लो लर्नर्स हैं या फिर कॉलेज में समझ में ही नहीं आ रहा है या कॉलेज आप जा ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो बहुत इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जस्ट आपको फॉलो करना है इन वीडियोस को, इन पार्ट्स को सीरियली। ऐसा नहीं है एक पार्ट देख लिया बस इतना ही करूंगी मैं या इतना ही करूंगा इसके आगे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होगा। हर वीडियो में हर पार्ट में मैं आपको बताऊंगी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि मैंने सारे के सारे देख लिए हैं 2024 2023 2022 के पेपर्स निकाल के मास्टर सॉल्यूशंस बना लिए हैं इस यूनिट के, तो मुझे एग्जैक्ट पता है इस यूनिट में इंपॉर्टेंट क्या है, इसीलिए मैं आपको बेसिक से समझा रही हूँ। ये रियल मोड ऑफ ऑपरेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रियल मतलब ये सारे मोड्स आपको जिसमें एक्सप्लेन करने को बोलेंगे, तो रियल मोड में देखो ये मैंने आपको समझाया, अब स्लाइड देख के समझ में आ रही होंगी, चीजें रिकॉल हो रही होंगी। प्रोटेक्टेड मोड में क्या होता है, इसमें एक बिट पढ़ी हमने प्रोटेक्शन अनेबल बिट। फिर आपके पास वर्चुअल मोड होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, ओल्ड प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो न्यू प्रोसेसर में। देन कंपोनेंट्स पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, यही दो चीजों पे आपका पूरा यूनिट 3 है। सेगमेंटेशन और पेजिंग, इसमें क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। सेगमेंटेशन यूनिट को अच्छे से समझा, पेजिंग को समझा, फिर हम आ गए दो ट्रांसलेशन के फ्लो चार्ट में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली फ्लो चार्ट बनाने आपको क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। लॉजिकल एड्रेस में सिलेक्टर ऑफसेट होता है, लिनियर एड्रेस में डायरेक्टरी पेज ऑफसेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये फ्लो चार्ट एग्जैक्ट आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आता है एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म का, जो प्रोटेक्टेड मोड में आपको पूछते हैं, क्योंकि रियल मोड में तो सबको पता है कि सेगमेंट रजिस्टर से डायरेक्टली स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट मिल जाता है, लेकिन प्रोटेक्टेड मोड के अंदर जो है थोड़ा सा झोल है, तो उसके अंदर आपको समझना इंपॉर्टेंट है, जो कि ये डायग्राम कंपलसरी आपको ड्रॉ करना है। अब ये आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन लर्न करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ध्यान देके सुना होगा ये आपको रट गया होगा चीजें, है ना, तो आपको ये ऐसे ही करना है। बहुत ज्यादा सिंपल यूनिट्स हैं, बस समझना इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा कि मैंने 71 पेजेस में से स्लाइड्स में से सिर्फ 13 स्लाइड्स पढ़ाई हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज इसमें इतना टाइम लगा है तो नेक्स्ट में अब मैं इससे डबल पढ़ा दूंगी इस टाइम में, ठीक है। तो आपको बस हर पार्ट को एक बार जो है ना अच्छे से समझ लेना है, जो स्लाइड्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ आपको इनको रिवाइज कर लेना है। दैट्स इट, दैट्स इट, इससे ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर में कुछ नहीं करना है आपको, बस ध्यान दो, लेक्चर सुनो, खत्म, पीपीटी एक बार देख लो, समझ में आ गई बात, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए आज का पार्ट में मैं इतना समझा रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की चीजों को समझेंगे। एंड आई विल लाइक यू टू प्लीज प्लीज शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, विद ऑल अदर ग्रुप्स, क्योंकि मुझे चाहिए कि हाँ अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तभी मैं आगे के पार्ट्स लेके आऊंगी, आगे की यूनिट्स लेके आऊंगी और आगे के सब्जेक्ट्स भी कवर करूंगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं सिर्फ अकेले इनपुट दूं, मुझे आपके पास से भी आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं तो आप एक बार, क्योंकि मैंने एक एक चीज को 5-5 बार रिपीट किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी नहीं समझा तो आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलैक्स रह के वीडियोस देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये पार्ट 1 हो गया, एंड नेक्स्ट टाइम हम आगे की चीजों को समझेंगे। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। तो चलिए वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।